हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एसपी अधिगमन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ी की सीरीज कंटिन्यू है, उसे हम करने वाले हैं। तो आज जो हम करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर एंड द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर डिस्कस कर लिए हैं। आज जो हम करेंगे, यानी कि पार्ट 2 रहेगा इसका, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। यानी कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यदि हम तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करते हैं तो जो 1965 से 1975 उनके जो अवधि है वो मानी जाती है। ठीक है, इससे पहले हमने बात की प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी। तो 1965 से 1975 के बीच जो भी कंप्यूटर बने उन्हें हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, विद्युत धारा की हमने बात की, हम इसी तरह से समझा रहे थे, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को प्रवाहित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए फर्स्ट जो जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, एंड उसके बाद जो होने लगा नेक्स्ट में ट्रांजिस्टर के बाद यदि हम बात करें तो इसमें जो यूज होने लगा उन सब की जगह आईसी का। ठीक है, आईसी का यूज होने लगा। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी के फुल फॉर्म की बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये आईसी की फुल फॉर्म हो गई इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होती है? सबसे पहले हमने देखा कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा था। ये इस तरह से ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगने लगे थे जिसके थ्रू हम विद्युत धारा को कंप्यूटर में प्रवाहित कर सकें। ठीक है, तो इसके बाद नई खोज हो जाती है, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी की खोज के बाद, आईसी की खोज की यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जॉन किल्बी 1960 में आईसी का आविष्कार होता है जॉन किल्बी द्वारा। जॉन किल्बी ने एक ऐसी युक्ति का आविष्कार किया जो ट्रांजिस्टर, ऐसा परिपथ का आविष्कार किया या ऐसे परिपथ का निर्माण किया जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर को सेट कर सकते हैं, जैसे हम यानी कि आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इंटीग्रेटेड सर्किट के बाद अब विद्युत धारा जो प्रवाहित की जाती थी उसमें कंप्यूटर में, अब वो आईसी के थ्रू होने लगे। ठीक, नेक्स्ट यदि हम बात करें गति की, यदि हम बात करें तो यहाँ पे नैनो सेकंड में जो स्पीड है उसको मेजर किया जाने लगा, नैनो सेकंड। हार्डवेयर की यदि हम बात करें तो हार्डवेयर के रूप में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस का यूज थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका यूज होने लगा। ठीक है, इससे पहले आउटपुट एंड इनपुट नहीं कर सकते थे, सिर्फ हम निर्देश देकर कंप्यूटर में किसी तरह से स्टोरेज करते थे और कैलकुलेशन संबंधी सारी चीज़ें कर पाते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आईसी के आविष्कार के बाद, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, ऐसा सर्किट, ठीक है, आईसी आपने देखी होगी, ऐसा सर्किट जिसमें बहुत सारे, ये यदि हम इनके कांटों की बात करें तो ये बहुत सारे यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगे होते थे। द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उसमें ट्रांजिस्टर का यूज होता था। उसके बाद थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर, एक ऐसा परिपथ का निर्माण हुआ जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर को एक साथ एकत्रित किया जा सकता था, इंटीग्रेटेड किया जा सकता था। अब इसके थ्रू कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हम कंप्यूटर में अच्छी तरह से प्रवाहित कर सकते थे। तो फ्रेंड्स, यानी कि आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होने लग गया 1960 के दशक से, जिसकी खोज की यदि हम बात करें, आविष्कार की बात करें तो जॉन किल्बी ने इसकी खोज की। इसके बाद हार्डवेयर के रूप में यदि हम बात करते हैं तो इनपुट एंड आउटपुट का यूज होने लग गया, क्योंकि हम कंप्यूटर में अब इनपुट कर सकते थे, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में एंड आउटपुट भी निकाल सकते थे। प्रोसेस की यदि हम बात करें फ्रेंड्स, तो किस तरह से प्रोसेस उसमें होने लगा, प्रक्रिया होने लगी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की यदि हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स, यानी कि इस समय रियल टाइम
ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होने लग गया, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इससे पहले यदि हम बात करें तो पहले हमने पढ़ा कि बैच प्रोसेसिंग सिस्टम होता था, जिसमें कोई भी कैलकुलेशन संबंधी कोई भी हम निर्देश देते थे उसे बैच में इंटीग्रेटेड करके, ठीक है, आगे हमारी कोई भी प्रोसेस कंटिन्यू होता था। पहले बैच का पहले काम होता था, दूसरे का दूसरा, एंड फिर थर्ड का, इस तरह से आगे प्रोसेस बढ़ता था। अब रियल टाइम प्रोसेस में, रियल टाइम प्रोसेस जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है टाइम, इसमें अब टाइम निश्चित किया जाने लगा, ठीक है। किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इसमें टाइम निर्धारित किया जाने लगा। मान लीजिए सबसे पहले 5 मिनट हमने दे दिए, 5 मिनट में जो करना है वो कोडिंग करनी है। कंप्यूटर को हमने निर्देश दिया कि 5 मिनट में कोडिंग करनी है। नेक्स्ट इसमें आउटपुट में इसमें नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो कोई भी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट 3 मिनट की यदि हम बात करें तो और भी कोई चीज़ करनी है, यानी कि वीडियो प्लेइंग करनी है। तो इस तरह से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें एक टाइम निश्चित किया जाने लगा कि इतने टाइम में हमको ये काम करना है, इतने टाइम में ये काम करना है। इस तरह से हम कंप्यूटर को निर्देश देने लगे, ठीक है। तो रियल टाइम की यदि हम बात करते हैं तो इसमें भी 2 तरह के रियल टाइम आते हैं। रियल टाइम 2 तरह के, यानी कि एक सॉफ्ट रियल टाइम, ठीक है, और एक हार्ड रियल टाइम। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉफ्ट रियल टाइम क्या होता है, मान लीजिए यदि कंप्यूटर को हमने वर्क दिया कि 5 मिनट में कोडिंग करनी है, सबसे पहले कोडिंग करेगा कंप्यूटर, इसके बाद 4 मिनट में कोई भी कैलकुलेशन करनी है, चाहे गुणा भाग जोड़ घटा कुछ भी हो, इसके बाद अगले 3 मिनट में वीडियो प्ले करनी है, ठीक है। तो इस तरह से यदि यदि 5 मिनट में कंप्यूटर कोडिंग नहीं कर पाता है, ठीक है, तो वो थोड़ा ज़्यादा भी टाइम ले सकता है। यदि वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है, यानी टाइम चेंज कर सकता है, तो फ्रेंड्स उसको सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। एंड यदि ये दूसरी बात करें कि हार्ड रियल टाइम क्या होता है, हार्ड रियल टाइम में यदि कंप्यूटर को हमने निर्देश दे रखा है, जो रियल टाइम दे रखा है 5 मिनट में कोडिंग करनी है, तो वो 5 मिनट में कोडिंग ना करके सबसे पहले जो सबसे छोटा टाइम है उसको ऑपरेट करेगा। कुल मिला के 3 मिनट की यदि हम बात कर रहे हैं वीडियो प्लेइंग करनी है, तो सबसे पहले वो वीडियो प्ले करेगा, वो 3 मिनट में ही वीडियो प्ले करेगा। उसके बाद वो नेक्स्ट बड़े टाइम पर जाएगा, वो 4 मिनट में, उसके बाद कैलकुलेशन करेगा, एंड देन फिर आगे जो और बड़ा टाइम होगा उसमें कोडिंग करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम एकदम फिक्स्ड होता है। हार्ड रियल टाइम में टाइम एकदम फिक्स्ड होता है, एंड सॉफ्ट रियल टाइम में टाइम चेंज भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात, ठीक है। यानी कि प्रोसेस की यदि हम बात करें तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में होने लगा। अब हम बात करते हैं 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कौन कौन से कंप्यूटर का निर्माण हुआ, ठीक है, उसके एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स यानी कि 3rd जनरेशन में भी IBM कंपनी ने 360 डिग्री मतलब ऐसा एक कंप्लीट कंप्यूटर बना जो सारा काम कर सकता था। सारा काम मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने बात की, इनपुट भी दे सकता था, आउट भी दे सकता था, ठीक है, और उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी थी। वजन की बात करें तो वजन बहुत कम और आकार में बहुत ही छोटे होने लग गए थे। ये रही बात 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। इसके बाद PDF प्रथम भी इसी जनरेशन का एक कंप्यूटर है, जिसे फर्स्ट यानी वर्ल्ड का प्रथम मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। कौन सा? वर्ल्ड का फर्स्ट मिनी कंप्यूटर किसे कहा जाता है? PDF यानी PDP फर्स्ट, ठीक है। PDP फर्स्ट को वर्ल्ड फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे बात की 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर। चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर की यदि हम बात करते हैं तो 3rd में तो IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया। इसके बाद, ठीक है, एक ऐसी चिप का निर्माण हुआ 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की यदि हम
टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 1975 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1975 में लास्ट हुई थी। 1975 के बिल्कुल जस्ट लास्ट है, यानी कि नवंबर दिसंबर से ही फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पर काम स्टार्ट हो गया था, इसलिए इसका जो टाइम पीरियड है 1975 से 1989 तक, यानी 1975 टू 1989 तक लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, विद्युत प्रवाह की यदि हम बात करें तो इसमें एक ऐसा सर्किट, ऐसा प्रोसेसर का निर्माण हुआ जिसमें जिस परिपथ में बहुत सारी हम आईसी को एकीकृत कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले ये जो आईसी चिप थे, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर को हम एक साथ कनेक्ट कर सकते थे, एक, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो प्रोसेसर में हम बहुत सारे आईसी को एक साथ एकीकृत कर सकते थे, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यदि इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजने की बात करें तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लग गया। माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर चिप एक ऐसी चिप, ठीक है, जिसमें बहुत सारे यानी कि आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट एक साथ मतलब इकट्ठे हो सकते थे, ठीक है। अब उसके थ्रू विद्युत प्रवाह बहुत आसानी हो गई और पूरे कंप्यूटर में विद्युत का प्रवाह बहुत आसानी से होने लग गया और ये अब गर्म भी नहीं होते थे। तो फ्रेंड्स, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो उनकी गुणवत्ता, उनकी गति, उनकी विश्वसनीयता, ठीक है, उनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी हो गई कि बहुत ही अच्छी। यदि हम पिछले दौर की तरफ बात करें, थर्ड जनरेशन या सेकंड जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन, तो इस समय के कंप्यूटर काफ़ी क्रांतिकारी रहे, ठीक है। तो ये रही एक बात है आपकी, माइक्रो प्रोसेसर चिप का में यूज होने लग गया। तो हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सी आई, तो इंटेल की आई थी। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर चिप इंटेल की, इंटेल 4004। इंटेल 4004 को प्रथम माइक्रो प्रोसेसर चिप माना जाता है, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या थी? माइक्रो प्रोसेसर चिप, जिसमें बहुत सारी आईसी को एक साथ इंटीग्रेट किया जा सकता था। और जो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कंपनी ने बनाया, जिसे इंटेल 4004 नाम दिया। ठीक, ये रही एक बात। और 1971 में इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण जो होता है वो फ्रेडरिको ठीक है, फ्रेडरिको फैगन एंड टेड हॉफ, फ्रेडरिको फैगन एंड टेड हॉफ, यानी कि दो वैज्ञानिकों द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण होता है 1971 में। ये डेट याद रखने की है, ठीक। तो ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर चिप आई। और फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर चिप की हम बात करें तो 4004 जो कि इंटेल की है। 1971 में इसका निर्माण होता है फ्रेडरिको फैगन एंड टेड हॉफ द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये रही एक बात। यदि हम स्टोरेज की बात करें तो इस समय स्टोरेज के लिए यानी कि हार्ड डिस्क का यूज होने लग गया फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। अभी भी हम यूज करते हैं तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज करते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क का यूज अब हम स्टोरेज यानी कि भंडारण क्षमता के लिए हार्ड डिस्क का यूज करने लग गए। हार्ड डिस्क क्या होती है? यानी हार्ड डिस्क में संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेव हुआ होता है और जितने भी भंडारण क्षमता होती है वहाँ हार्ड डिस्क में उसका यूज करने लग गए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये रही एक बात। अब हम बात करते हैं एडवांस फीचर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि 1975 और 1989 के बीच जितने भी कंप्यूटर बने उसमें स्पेशल फीचर आ गए अपेक्षाकृत थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। तो एडवांस फीचर की यदि हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स, मल्टीमीडिया, ठीक है, मल्टीमीडिया का आप बहुत ज़्यादा यूज करते हो आपके स्मार्टफोन,
फ़ोन में, लैपटॉप में, टैबलेट में, ठीक है, और सभी में हम मल्टीमीडिया का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। मल्टीमीडिया मतलब एक साथ, मल्टीमीडिया ऐसा फीचर है, ठीक है, जिसमें एक साथ हम बहुत सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं। जैसे हम वीडियो प्लेइंग करें, हमारी वीडियो प्लेइंग हो गई, ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, एक साथ ही अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि हम करें और बहुत सारे काम कर सकते हैं, अपलोडिंग कर सकते हैं, डाउनलोडिंग कर सकते हैं। तो कुल मिला के मल्टीमीडिया ऐसा एक एडवांस फीचर है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ एक साथ कर सकते हैं। थर्ड जनरेशन की बात करें, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो उसमें इस तरह से नहीं होता था। GUI की बात करें, यानी कि ग्राफिकल ग्राफिकल ठीक है, तो GUI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा फीचर है, इसने क्रांति ला दी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, क्योंकि प्रत्येक साधारण सा भी व्यक्ति कंप्यूटर को आसानी से चला सकता है। यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसके यदि पूरे नाम की बात करें तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, क्योंकि आपने देखा होगा आपके स्मार्टफोन में भी छोटे छोटे इस तरह के फीचर आते हैं। फीचर, उस फीचर से सिर्फ कंप्यूटर की कोई भी लैंग्वेज किसी व्यक्ति विशेष के समझ में ना आती हो, चाहे वो चाइनीज़ हो, स्पेनिश हो, इंग्लिश हो, मराठी, गुजराती, कोई भी हो, ठीक है, लेकिन वो आइकन्स के द्वारा वो ये बता सकता है। यदि हमको फ़ोटो खींचना है तो इस तरह से कैमरे पर क्लिक कर सकता है, यदि मैसेज पढ़ना है तो इस तरह से आइकन पर क्लिक करके वो मैसेज पढ़ सकता है, ठीक है। या और भी कोई प्ले स्टोर की यदि हम बात करते हैं तो बहुत सारे एप्लीकेशन इस तरह से आइकन पर क्लिक करके वो कंप्यूटर को बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये GUI यानी कि ग्राफिकल इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक ऐसी तकनीक जिसने जनसाधारण को कंप्यूटर चलाना बहुत ही आसान कर दिया। और आजकल हम देखते हैं, यदि हमारे माता पिता की हम बात करते हैं, ठीक है, हमारे जो बुजुर्ग थे वो छोटे फ़ोन रहा करते थे, उन पर स्मार्टफोन नहीं, कीपैड वाले। यदि आज हम उनको स्मार्टफोन लेकर देते हैं, ठीक है, और हम बता देते हैं 2 से 4 बार यदि उनको बता दें तो वो बहुत आसानी से सीख लेते हैं, चाहे उनसे इंग्लिश पढ़नी नहीं आ रही हो, ठीक है, उसमें कौन से फीचर हैं उनको सिर्फ वो आइकन से समझ के, जो इंटरफेस उनको फेस दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्क्रीन पर आइकन्स का, उसके थ्रू वो बहुत आसानी से उसको चलाना सीख लेते हैं, यानी हैंडल करना सीख लेते हैं। यदि कॉलिंग की बात करें तो इस तरह का जो ग्रीन कलर का यदि इस तरह से फ़ोन बना हुआ है तो उनको इस लगता है कि यहाँ पे कॉल आ रही है, इस तरह से वो रिसीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा ऐसा पहल का या ऐसी क्रांति आई जिससे जनसाधारण तक कंप्यूटर पहुंचा और वो भली भांति उसको कंप्यूटर हो चाहे स्मार्टफोन हो उसको यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट EFT, ठीक है, ये भी एक फीचर आया EFT यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की बात करें तो सिंपल सी बात है, ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन होता है यहाँ पे उसकी बात हो रही है। इसके थ्रू हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के द्वारा हम पैसा, कंप्यूटर के द्वारा पैसा का आदान प्रदान यानी कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कंप्यूटर से पैसे भेज सकते हैं। इससे पहले कि यदि हम बात करें थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में तो ऐसा संभव नहीं था। तो फ्रेंड्स, आज की जो टेक्नोलॉजी है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बहुत ही एडवांस है, इसमें बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं और नए नए फीचर्स आगे बनते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही एक बात। अब हम बात करें कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किन किन कंप्यूटर का निर्माण हुआ, तो IBM यानी कि IBM 4341 यानी कि IBM 4341, ठीक है, IBM कंपनी ने इसका निर्माण किया। एप्पल ने भी बहुत सारे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का निर्माण किया। इसके बाद डेक 10 का भी निर्माण हुआ। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ एग्जाम्पल। डेक 10 की यदि हम बात करें, ठीक, तो फ्रेंड्स ये रहे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस क्लास में हमने डिस्कस किया यानी कि
जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर उनको हमने डिस्कस किया। इसमें हमने डिस्कस किया थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, एंड फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो कि 1965 से 1975 तक की अवधि तक माने जाते हैं, एंड फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो 1975 से 1989। तो फ्रेंड्स आज हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी आ रही है, उसमें वैज्ञानिक लगे हुए हैं नई नई टेक्नोलॉजी को, नई नई तकनीक को स्थापित करने के लिए। आज हम जो यूज करते हैं, चाहे हमारे स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, ठीक है, पीसी हो, आदि सभी को जब हम यूज करते हैं तो इस तरह के यानी कि उनमें फीचर पाए जाते हैं और ये सारे के सारे गुण और विशेषताएं होती हैं। तो दोबारा से इसे रिवाइज कर लेते हैं, यानी कि विद्युत व्यवहार के लिए माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर चिप जिसमें बहुत सारी आईसी इंटीग्रेटेड होती हैं, जिसके थ्रू विद्युत धारा बहुत इजीली और आसानी से प्रवाहित होती है। स्टोरेज की यदि हम बात करें तो हार्ड डिस्क का इसमें यूज होता है। हार्ड डिस्क यानी कि ऐसा स्टोरेज, ऐसी भंडार क्षमता जिसमें हम बहुत सारा एक ह्यूज स्टोरेज सेव कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर की यदि हम बात करें तो इंटेल कंपनी ने बनाया, जिसे 4004 कहते हैं, ठीक है। 1971 की यदि हम बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर चिप का निर्माण हुआ फ्रेडरिको फेगन एंड टेड हॉक के द्वारा, ठीक। यदि एडवांस टेक्नोलॉजी या एडवांस फीचर की यदि हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, तो मल्टीमीडिया आप सभी यूज करते हैं, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, ठीक है। चाहे अपने स्मार्टफोन में यूज करें, लैपटॉप में यूज करें, कंप्यूटर में यूज करें, ठीक है। इसके बाद GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पर जो इंटरफेस आइकन दिखाई देते हैं उनके थ्रू जन सामान्य तक कंप्यूटर पहुंचा और उसे बड़ी इजीली से वो चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें EFT यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यानी कि इस टेक्नोलॉजी, इस फीचर के द्वारा हम घर पर बैठे अपने कंप्यूटर से एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्यूटर का निर्माण हुआ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। IBM कंपनी यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 4341 एप्पल ने भी बनाए, और DEC 10, ये कुछ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। फ्रेंड्स आई होप ये सीरीज आपको हेल्प करेगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।